नमस्कार दोस्तों। भारत में राजनीतिक चेतना जगाने वाले कांसीराम का जीवन अपने आप में एक आंदोलन है, जिसने उत्तर भारत के बहुजनों की सोच को एक नया आयाम दिया और बहुजनों को एहसास कराया कि 85% बहुजन कैसे इस देश के संसाधनों पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बहुजन समाज को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ब्राह्मणिकल सवर्णों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़ने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया था। वैसे दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत, जिसे काऊ बेल्ट या हिंदी पट्टी कहते हैं, में सो कॉल्ड सवर्ण जातियों का वर्चस्व संविधान लागू होने के पश्चात भी जारी रहा। उत्तर भारत में जिस महानायक ने ब्राह्मण वर्चस्व को धरातल पर यानी व्यवहारिक राजनीति में, सामाजिक जीवन में और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में चुनौती दी, उसका नाम है मान्यवर कांसीराम। अब विस्तार से बात करते हैं मान्यवर कांसीराम के बारे में। पंजाब स्टेट के रूपनगर जिले के रैदासी सिख परिवार में उनका जन्म हुआ। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने 1964 में सरकारी नौकरी छोड़कर सामाजिक जीवन में कदम रखा। वैसे उनका जन्म तो पंजाब में हुआ था, परंतु उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश था। लगभग 20 वर्षों के सक्रिय सामाजिक जीवन के पश्चात 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजनीतिक दल का निर्माण किया और रिपब्लिक पार्टी, दलित पैंथर और अन्य दलित आंदोलनों के साथ अपना संबंध रखा और उन्हें समझने का प्रयास किया। मान्यवर कांसीराम ने ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य का भरपूर अध्ययन किया, पूरे देश का भ्रमण किया और बहुजन समाज के पढ़े लिखे कर्मचारियों, अधिकारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक आयोजन किए। कांसीराम ने दलित शोषित संघर्ष समिति यानी DS4 का गठन किया, जिसकी साइकिल रैली बहुत प्रसिद्ध हुई और उन्होंने सक्रिय राजनीति में उतरने का भी फैसला किया। माना जाता है DS4 की साइकिल रैली में करीब 3 लाख लोग शामिल हुए। मान्यवर कांसीराम ने 1982 में चमचा युग नामक किताब लिखी, जिसमें दलित नेताओं जैसे रामविलास पासवान और रामदास अठावले पर निशाना साधा। 1973 से 1984 तक कांसीराम ने पूरे देश में बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए एक वैचारिक आंदोलन खड़ा किया और 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की स्थापना की। उनके द्वारा शुरू की गई गैर ब्राह्मणवाद की राजनीति ने कुछ ही समय में पूरे देश में प्रसिद्धि प्राप्त की और उन्होंने सवर्ण जातियों के राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ एक बिगुल फूंक दिया। कांसीराम के बढ़ते प्रभाव से दिल्ली की सत्ता हिल गई और राजीव गांधी की सरकार ने भी उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। कांसीराम ने कहा था कि हमें अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ना होगा, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। कांसीराम दूसरे नेताओं की तरह सफेद खादी नहीं पहनते थे, बल्कि राजनीतिक संघर्ष के प्रारंभिक दिनों में वो बाजार से सेकंड हैंड कपड़े पहनकर गुजारा करते थे। बाद में सुपारी सूट उनका प्रमुख पहनावा हो गया। वे जाति उन्मूलन के साथ साथ खुलकर जाति की बात करते थे और यह उन्हीं के सतत आंदोलन का परिणाम था कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक अपने हकों के लिए जागरूक हुए। जब उनका ये आंदोलन चल रहा था तो लोगों का नारा था, कांसी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। वो कहा करते थे, हमारी लड़ाई सबसे नहीं बल्कि उनसे है जो जाति व्यवस्था को मानते हैं। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था भेदभाव पर आधारित है। उच्च जातियों के 15% लोग 85% बहुजनों पर न केवल राज करते हैं बल्कि उनका शोषण करते हैं। अक्सर कांसीराम अपने भाषणों में कहा करते थे कि मैं बहुजनों को इस देश का हुक्मरान देखना चाहता हूं, क्योंकि जब तक बहुजन हुक्मरान नहीं बनेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। एक बात जो कही जा सकती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन और कारवां को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो वो थे मान्यवर कांसीराम। और सभाओं में लोग नारे लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा। कांसीराम ने ही पहली बार भारतीय आबादी का 85-15 का आंकड़ा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड और माइनॉरिटीज को मिलाकर 85% आबादी होती है और ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और कुछ अन्य सवर्ण जातियां मिलकर उनकी संख्या 15% बैठती है, लेकिन वो लोग 85% पर राज करते हैं। उन्होंने कहा था
कि 85% बहुजन ब्राह्मणों की जातिवादी व्यवस्था के कारण ही 6000 जातियों उपजातियों में बटा हुआ है। उन्होंने इन सभी 6000 से अधिक जातियों को ही सामूहिक रूप से बहुजन कहा था और उन्होंने नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और ठाकुर पामन बनिया चोर बाकी सब DS4 में वो किसान मजदूर जातियों को सामूहिक रूप से जगह देते थे। कांसीराम ने ऐसे साधारण नारे दिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। उन्होंने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने बहुजनों को जागरूक करने के लिए नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उन्होंने 15% आबादी सो कॉल्ड सवर्णों को आगाह करते हुए कहा था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। उन्होंने इन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और लेफ्ट पार्टियों की तरह उन्होंने बहुजन आंदोलन और कैडर परंपरा की शुरुआत की। उनका मानना था कि भारत की प्रजातांत्रिक राजनीति के तहत समाज के सभी वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बहुजन राजनीति की जो लामबंदी माननीय कांसीराम ने की, उसी का परिणाम है कि मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी शिखर पर पहुंची और आज वही पार्टी रसातल में चली गई है। हालांकि पार्टी राजनीतिक रूप से कमजोर जरूर हुई है, परंतु आज भी मायावती के इशारे पर एक बहुत बड़े तबके का वोट ट्रांसफर कहीं भी हो जाता है। क्या भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी वोट ट्रांसफर करने का ऐसा दावा प्रस्तुत कर सकती है? कांसीराम भारतीय राजनीति में अतिवाद का विरोध करते थे और उनका मानना था कि हिंसा के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। मान्यवर कांसीराम ने बहुजनों को सवर्णों का चमचा कहा और अपनी आइडियोलॉजी को देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने चमचा युग नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने दलित पिछड़ों के आंदोलन पर एक समालोचनात्मक दृष्टि डाली। इस पुस्तक में उन्होंने कुछ बिंदुओं को रखा, जैसे भारत की कुल जनसंख्या का 85% लोग शोषित हैं, जिनका कोई नेता या नेतृत्व नहीं है। इस 85% जनसंख्या में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासों की जातियां शामिल हैं। वो कहा करते थे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को संविधान में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, संयुक्त निर्वाचन मंडल के कारण वह सवर्णों का औजार अथवा चमचा बनकर रह गया है। वह वर्ग यानी वह चमचा नेतृत्व, वह अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए समर्थ नहीं है। उनका मानना था कि अदर बैकवर्ड जातियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 में प्रावधान किया गया है। प्रावधान तो जरूर किया गया, लेकिन काका कालेलकर और मंडल आयोग की रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी का परिणाम है 52% जनसंख्या वाला अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC राजनीतिक रूप से नेतृत्व विहीन है। कांसीराम का मानना था कि 17% आबादी वाला मुस्लिम समाज शासक जातियों यानी सवर्णों की दया पर निर्भर है और उन्हें सांप्रदायिक दंगे का डर सताता है। उनका मानना था ईसाई बेबस घिसट रहे हैं, सिख सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है और बौद्ध अभी अपनी पहचान ही नहीं बना पाया। ये परिस्थितियां प्रमाणित करती हैं कि 85% जनता राजनीतिक रूप से नेतृत्वहीन है और राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की और क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों और उनका नेतृत्व शासक जातियों के कब्जे में है। और ये शासक जातियां नहीं चाहती कि 85% शोषित उत्पीड़ित जनता के बीच में से समर्थ और सक्षम नेतृत्व पैदा हो। अपनी इसी बुक में कांसीराम ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में उभरे एक एलीट क्लास के ओर इशारा किया। उनमें से कुछ लोग एलीटवाद का शिकार हो चुके हैं और कहा कि इन्हीं पढ़े लिखे लोगों पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आंदोलन का नेतृत्व सौंपा था, लेकिन यही एलीट वर्ग खुद अपने समाज से कटा हुआ है। कांसीराम का मानना था कि अंग्रेजों के जाने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो हिस्सा मिला, लेकिन OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को हिस्सा नहीं मिला। उनके हिस्से को सवर्णों विशेषकर ब्राह्मणों ने हड़प लिया। कांसीराम कहते थे कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी में अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 52 के लगभग है। दूसरी ओर ब्राह्मण और क्षत्रियों की संख्या 8-9% है, लेकिन संसद में
इन 8-9% लोगों का प्रतिनिधित्व 52% सांसद करते हैं, जबकि 52% अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व 8-9% सांसद ही करते हैं। उन्होंने सक्षम नेतृत्व पैदा करने पर विशेष जोर दिया। समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण के पश्चात कांसीराम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भले भारत 1947 में अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन अभी भी राज्य की मशीनरी पर सवर्ण जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों का वर्चस्व बना हुआ है। इन सवर्ण जातियों का हित शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की जातियों के शोषण और उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। ये शासक जातियां कभी नहीं चाहती कि शोषित, उत्पीड़ित जातियों के अंदर से योग्य, प्रभावशाली और आत्मनिर्भर राजनीतिक नेतृत्व उभरे। उनका मानना था कि शोषित और उत्पीड़ित जातियों को अपने बीच में से समर्थ, सक्षम, पढ़ा लिखा नेतृत्व पैदा करना होगा। उनका मानना था कि सक्षम समाज ही सक्षम नेतृत्व पैदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज बनाने की अवधारणा प्रस्तुत की। यह समाज केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज समुदायों का गठबंधन नहीं होगा, बल्कि बहुजन चेतना से परिपूर्ण होगा। ऐसा करने के लिए कांसीराम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 मंत्रों शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को अपने अधिकारों के प्रति व्यापक रूप से जागरूक होना पड़ेगा। इसी जागरूकता के क्रम में समाज को संगठित करने और संघर्ष की जिम्मेवारी उन्होंने बहुजन समाज के शिक्षित, नौकरी पेशा वाले लोगों पर डाली और वामसेफ का निर्माण किया था। उन्होंने कहा कि नौकरी पेशा वाला वर्ग उत्पीड़ित और शोषित समाज का कर्जदार है। अब समय आ गया है कि वह वर्ग अपने समाज का कर्ज चुकाए। उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया। जनता ने कांसीराम को इसीलिए नेतृत्व सौंपा था। पहली बात तो यह है कि कांसीराम ने छोटी छोटी जातियों को संगठित करके और उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देकर एक मजबूत संगठन तैयार किया। उन्होंने गैर ब्राह्मणवादी भाषा प्रतीकों, विशेषकर बौद्ध प्रतीकों को विशेष महत्व दिया और उसके पीछे का तर्क भी प्रस्तुत किया। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांसीराम को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया था, परंतु कांसीराम ने कहा कि वे राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अर्थात जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को चरितार्थ करना चाहते थे। कांसीराम का उद्देश्य मात्र राजनीतिक सत्ता की चाबी पर बहुजन समाज का कब्जा कराना नहीं था। उनका मानना था राजनीतिक सत्ता तो सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। मूल उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है, जिससे भारत में संविधान के अनुरूप समाज का निर्माण हो सके। वो कहते थे कि हम सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और परंपराओं, संस्कृतियों, व्यवसायों, धर्म, जातियों, भाषाओं की विविधता को आत्मसात करते हुए सभी नागरिकों के प्रति आदर और सम्मान के आधार पर समाज को संगठित करेंगे। और यह तभी संभव होगा जब राज सत्ता की चाबी बहुजनों के हाथ में होगी। कांसीराम की सूझबूझ और राजनीतिक नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम था कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्थापित हुई और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां सत्ता से बाहर हो गईं। शासन प्रशासन में सवर्णों का वर्चस्व कमजोर हुआ, लेकिन जल्द ही बसपा ने अपने मूल एजेंडे बहुजन समाज के निर्माण को छोड़ दिया। इसी का परिणाम था कि वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा की वापसी हुई। वैसे कांसीराम की विरासत को सिर्फ मायावती तक सीमित करना सही निष्कर्ष नहीं है। मान्यवर कांसीराम अपने प्रण के पक्के थे। उन्होंने अपने परिवारजनों को पत्र लिखा और कहा था कि मैं कभी घर नहीं आऊंगा, कभी अपना घर नहीं खरीदूंगा, सभी रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा, किसी के शादी समारोह, जन्मदिन, अंतिम संस्कार में नहीं जाऊंगा, कोई नौकरी पेशा नहीं करूंगा और जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठूंगा। यहाँ तक वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। बहुजन समाज की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने राजनीति का जो रास्ता चुना, उसी का परिणाम है कि आज भी तमाम राजनीतिक दल बहुजनों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार होते हैं।
आजाद भारत में बहुजन राजनीति के माध्यम से अंबेडकरवाद को उन्होंने नई बुलंदियों तक पहुंचाया। ये उन्हीं के तैयार किए गए पैमाने थे कि बहुत कम समय में दलितों, वंचितों और पीड़ितों की एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी हुई। कांसीराम ने हजारों सालों से सताई और प्रताड़ित की गई जनता को मुख्य धारा की राजनीति से जोड़ दिया, जो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। कांसीराम ने प्रतिनिधित्व की राजनीति के माध्यम से बहुजन समाज को विश्वास दिलाया कि उनको अवसरों और संसाधनों में हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने कबीर, अंबेडकर, महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, झलकारी बाई आदि को दलित चेतना का प्रतीक बनाया, परंतु उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती ने इन प्रतीकों की मूर्ति बनाकर राजनीति चमकाने का प्रयास तो किया, परंतु आज दलित मूवमेंट और दलित डिस्कोर्स भारतीय राजनीति से गायब होता जा रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं मायावती जिम्मेवार हैं और वह परिवारवाद और परिवार मोह के रास्ते पर निकल पड़ी हैं। इसी का परिणाम है कि कांसीराम के द्वारा शुरू किया गया बहुजन आंदोलन सिसक रहा है और मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, जिसे तेज करने की जरूरत है, जिसके लिए बहुजन समाज लीडरशिप की तलाश कर रहा है। नमस्कार।